हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। बच्चों जो गांव से बिलोंग करते होंगे वह तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, मगर जो शहर से बिलोंग करते होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर भी अगर वो थोड़ा बहुत जानते होंगे तो उनके लिए अच्छी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो। अब देखिए यहाँ पे दो कैरेक्टर है, ये है बूझो और ये है पहेली। ठीक है, बूझो लड़का है और पहेली लड़की है। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन, यानी गर्मी की छुट्टी में ये दोनों बूझो और पहेली अपने अंकल के घर जाते हैं। देयर अंकल इज ए फार्मर, उनके जो अंकल होते हैं वह फार्मर होते हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लग एटसेट्रा इन द फील्ड। अब जैसे कि इनके अंकल जो होते हैं वो फार्मर किसान होते हैं, तो उनके यहाँ जाहिर सी बात है कि ये सब टूल्स जो खेत में काम करने वाली औजारें जो होती हैं, जो काम आती हैं, वो सब तो होगा ही। तो इनका ध्यान न कहीं पे ये खुरपी के ऊपर, सिक्कल यानी हसुआ, सोवेल, प्लाव यानी जो हल होता है उनके ऊपर पड़ता है जो खेतों में होता है। ठीक है, अब यहाँ बूझो जानना चाहता है, क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स, यानी ये सारे जो टूल्स हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। यू हैव लर्न डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, जैसे कि पिछली क्लास में यानी क्लास 7th में आपने पढ़ रखा होगा कि जितने भी धरती पे जीव जंतु होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, यानी उनको रिक्वायरमेंट होती है। Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? यानी जो प्लांट होते हैं वो तो ऑटोट्रोप्स होते हैं, लेकिन वहीं हम इंसान या जानवर की बात करें तो ये तो हेटरोट्रोप्स होते हैं, यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह तो सिंथेसाइज करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मगर इंसान और जानवर ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। मतलब कि ये इंसान और जानवर तो खुद से भोजन नहीं बना पाते, तो इनको फिर भोजन मिलता कहाँ से है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, लेकिन इसको जानने से पहले हम ये जानें कि हमें भोजन की क्यों ज़रूरत होती है। यहाँ क्या लिख रहा है, यू ऑलरेडी नो, यानी आप पहले से ही जानते हैं कि हमें भोजन की अति आवश्यक होती है, यानी हमें एनर्जी के लिए ज़रूरत होता है, यानी डेली का जो भी हम एक्टिविटी या काम करते हैं उसको फुलफिल करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो कि एनर्जी कहाँ से मिलेगा, हमें फूड से मिलेगा। और फूड में क्या होता है, ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं ना। अगर कंपोनेंटों की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाइटामिन्स, फैट, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, फूड से ही तो मिलते हैं, है ना। देखिए ये क्या कह रहा है, यू ऑलरेडी नो डैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन, यानी कई तरह के काम करने के लिए, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सभी एक्टिविटी करने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है। वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, हमें ये भोजन जो है या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। एनिमल से कैसे मिलता है, देखिए प्लांट को खाया एनिमल ने, और एनिमल का या तो मीट हम खा सकते हैं या उनका जो प्रोडक्ट होता है जैसे मिल्क प्रोडक्ट होता है, हैन का बात करें तो एग होता है, ये सब चीज़ हम खाते हैं ना। ठीक है, यह क्या लिख रहा है कि सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। कहने का मतलब कि जैसे हम सभी को तो भोजन की ज़रूरत है, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए इतना भोजन कहाँ से आएगा, है ना। यानी अपना जो भारत जो है, यानी अपना इंडिया कंट्री जो है, इसमें कुल आबादी कितनी होगी, टोटल पॉपुलेशन तो अभी कितना है, 140 करोड़ है ना, यानी 140 करोड़ है। तो इतने सारे लोगों के लिए इतना सारा भोजन कहाँ से आता होगा। अब यहाँ पहली जो है वो जवाब दे रही है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, यानी हमें ये जो भोजन है, ये जो क्रॉप्स है, ये हमें बहुत बड़े एरिया में प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है।
In order to provide food a large population, regulation, production, proper management and distribution इज नेसेसरी। यानी इतने लोगों के लिए, इतने सारे जनसंख्या के लिए, यानी पूरे देश के लिए अगर बात करें तो इनको भोजन प्रोवाइड करवाने के लिए हमें अच्छे से क्या करना होगा, रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, यानी नियमतः हमें खेती करनी होगी, उतना अनाज उगाना होगा, और उगाने के बाद उसका जो मैनेजमेंट है, यानी उसका जो रख रखाव है, जो देखभाल है, वो अच्छे से करना होगा, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी होगा। यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब टिल 10,000 BCE, यानी तकरीबन 10,000 साल तक ईसा पूर्व की बात ये कह रहा है, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, एरा, इफो एरा मीन्स काल या पीरियड, पीपल वर नोमेडिक। अब ये नोमेडिक क्या होता है? नोमेडिक को अगर हम हिंदी में कहें तो खाना बदोश होता है, मतलब यानी वैसे लोग जो एक जगह परमानेंट घर बना के नहीं रहते थे, वह भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह ग्रुप में मूव किया करते थे। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी भोजन और आवास की तलाश में वह एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे। तो उनको मिलता क्या था? रहने खाने के लिए क्या मिल जाता था? कहीं मान लीजिए कोई अगर एनिमल दिख गया, उसको मार काट के खा लिए, या फिर किसी प्लांट का या फल फ्रूट जो भी मिला वो उसको खा लिए, और जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में शरण ले लिए, या कहीं अदर जगह या पेड़ों पर उन्होंने अपना शेल्टर बना लिया। शेल्टर मतलब आवास, निवास या रहने का जो स्थान होता है। They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food। जैसा कि मैंने जो कहा अभी कि अपने भोजन करने के लिए वो जानवरों को मार दिया करते थे, या पेड़ों से वेजिटेबल या फ्रूट खा लिया करते थे। बाद में चल के लेटर दे कुड कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, बाद में चल के उन्होंने सीखा कि खेती कैसे किया जाता है, और उन्होंने चावल लगाया, गेहूँ लगाया, और भी तरह के उन्होंने फसल लगाया। तस वाज बोर्न एग्रीकल्चर, और वहीं से ये जो खेती करने की शुरुआत होती है, वहीं से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, यानी बिगिनिंग होता है। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। अब कहने का मतलब कि ये क्रॉप होता क्या है ना, यानी ये फसल क्या होता है? तो बेटा देखो, सेम टाइप का ही ये जो प्लांट होता है वो लार्ज स्केल में उगाया जाए, यानी काफ़ी दूर एरिया तक उगाया जाए। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो वीट है, यानी जो धान का ये पौधा है, ये सेम काइंड का है, यानी सभी गेहूं के ही पौधे हैं। और देखिए कितना दूर तक ये फैला हुआ है ना, कितना दूर तक खेती किया हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। यानी सेम काइंड का ही क्रॉप लगाया जाए, यानी सेम काइंड का ही प्लांट लगाया जाए बड़े से एरिया में, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिखा है? क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड दैट ऑफ अ व्हीट, है ना, वही मतलब है। You already know that crops are made of different types like, अब ये जो फसल है ये इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे सीरियल्स हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है, और फ्रूट्स हो सकता है। These can be classified on the basis of season in which they grow। कहने का मतलब कि हम फसल को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, यानी अपना जो भारत देश है ये विशाल देश है, काफ़ी बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अपना ये जो भारत देश है ये बहुत विशाल है। अब विशाल से अब क्या मेरा मतलब है कि यहाँ पे कई सारे डाइवर्सिटी हैं। अब डाइवर्सिटी कहने का मतलब कि एक स्टेट में अलग टाइप का मौसम है, दूसरे स्टेट में अलग टाइप का है, वहाँ पे अब दूसरे तरह का खेती होता है, यहाँ दूसरे तरह का खेती होता है ना। यही आपको समझाने की कोशिश करें। यानी कहीं का क्लाइमेट जो है, टेम्परेचर जो है वो हाई हो सकता है, कहीं का लो हो सकता है, कहीं ह्यूमिडिटी हो सकता है, कहीं बरसात हो सकता है, कहीं पे सुखाड़ हो सकता है ना, यानी ड्रॉट हो सकता है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite the diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are, यानी ये जो हम क्रॉप्स को है दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। किसके बेस के ऊपर? यानी हम उसको सीजनली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब
अब पहला यहाँ आता है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। ठीक है, क्रॉप्स को दो कैटेगरी में हमने बांटा, एक को बांटा खरीफ क्रॉप में यानी खरीफ फसल में और दूसरे को रबी क्रॉप्स यानी रबी फसल में। अब ये खरीफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। कहने का मतलब कि खरीफ क्रॉप वह होता है जो शुरुआत में जो यानी जो बारिश होने की जो शुरुआत में लगाया जाता है, यानी बरसात होने से पहले वाले जो मंथ होता है, यानी तकरीबन आप मई जून की बात कह सकते हैं, उसमें ये फसल लगाया जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। यानी भारत में जो अक्सर जो देखा जाता है, एवरेज अगर मान के चले तो जून से सितंबर के बीच में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है और उसी मौसम में खरीफ क्रॉप जो है वो लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। ये जितने भी मैंने नाम लिया ये सभी कैसा क्रॉप है? तो खरीफ क्रॉप है। अब आइए बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी वैसा क्रॉप जो ठंडी के दिनों में लगाए जाते हों। कब से कब तक? यानी अक्टूबर से मार्च तक, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो इस तरह के फसल को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। देखिए, अगर छोटे से एग्जाम्पल में आपको समझाऊं तो गर्मी के दिनों में जो लगाए जाते हैं उसे खरीफ क्रॉप कहा जाता है और जो ठंडी के दिन में लगाया जाता है उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। अब रबी क्रॉप्स का देखिए यहाँ एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लीन सीड। ये सब जितने भी मैंने नाम लिया ये सभी रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। बिसाइड दिस पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा अपने भारत देश में यानी कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये दोनों यानी सब्जियाँ और दालें गर्मी के दिनों में लगाए जाते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखिए, अब फसल लगाने का तरीका क्या है, उसका किस तरह से किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अब बूझो यहाँ जानना चाहते हैं वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी हम धान को ठंडी के दिनों में क्यों नहीं लगा सकते, ये यहाँ जानना चाहता है। अब यहाँ पहली जवाब दे रही है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, यानी जो धान है उसको बहुत सारा पानी चाहिए, यानी उसकी जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो बहुत है। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसीलिए इसको हम सिर्फ रेनी सीजन में ही लगा सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब कि ये जो खेती होता है यानी कल्टीवेशन जो होता है फसलों का, इसका कई सारे पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है, यानी इसके प्रोसेस कई सारे हैं। अब कौन कौन से प्रोसेस हैं करने के लिए देखते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। यानी जो एक माली है, अब माली क्या करता है कि जिस तरह से वो पहले खेतों को तैयार करता है, उसके बाद सीड डालता है, उसके बाद वाटरिंग करता है, उसके बाद मैनेजमेंट करता है, यानी कई सारे प्रोसेस यानी कई सारे स्टेप से होकर गुजर रहा है ना, तो किसानों को भी कुछ इसी तरह से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। अब वो कौन कौन से चरण थे, वो कौन कौन से स्टेप हैं जिससे होकर फार्मर को गुजरना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, यानी मिट्टी की पहले तैयारी की जाती है, उसके बाद सोइंग की जाती है, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, देन आफ्टर इरिगेशन, देन आफ्टर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, देन आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड लास्ट इज स्टोरेज। अब एक का करके यहाँ से हम सभी के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं कि मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है, यानी किसी फसल को लगाने से पहले हम मिट्टी की तैयारी कर लेते हैं, उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी किसी भी फसल को लगाने से पहले जो फर्स्ट स्टेप हो जाता है वह मिट्टी की तैयारी होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो होता है वह क्या होता है, मिट्टी को लूज करना, है ना। कहीं अब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हर जगह की मिट्टी एकदम सॉफ्ट ही हो, कहीं कहीं का क्या होता है, ड्राउट के कारण वहाँ का जो मिट्टी होती है वो बहुत सख्त हो जाता है। तो वैसे जगह पे अगर आप फसल लगाना चाहें, कल्टीवेट करना चाहें तो होगा ही नहीं, आप चाहे जितना मर्जी वो सीड डालते रहो, अच्छी क्वालिटी का भी सीड होगा फिर भी वो नहीं हो पाएगा। तो क्या करना होता है, मिट्टी को लूज करना होता है। ठीक है, दिस अलाउज द रूट्स टू
पेंट्रेट डीप इनटू द सोइल। अब इससे क्या होगा कि मिट्टी लूज रहेगा तो जो भी हम सीड डालेंगे उसका रूट्स आसानी से नीचे तक जा पाएगा, ग्रो कर पाएगा। द लूज सोइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल। देखा क्या कह रहा है कि अगर सॉइल मुलायम रहेगा, नरम रहेगा, तो वो आसानी से ब्रीथ भी कर सकेगा और नीचे तक वो आसानी से ग्रो कर पाएगा, जा पाएगा। वाई डज, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली। कहने का मतलब कि जो लूज मिट्टी होता है वह सीड को यानी रूट्स को ये ब्रीथ करने में यानी ब्रीदिंग करने में इजिली कैसे होता है। अब इसका देखिए आंसर क्या कह रहा है, द लूज इन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। यानी जो केंचुए होते हैं ना, जो अर्थवॉर्म होते हैं, मिट्टी अगर लूज होगा तो वो अच्छे से ग्रोथ कर पाता है और भी जो छोटे छोटे माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे जो जीवें होती हैं ना मिट्टी में, वो अच्छे से ग्रोथ उनका हो पाता है। These organisms are friends of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it। अब देखिए यहाँ पे केंचुओं को फार्मर का फ्रेंड कहा जा रहा है, यानी इनका दोस्त कहा जा रहा है। क्यों दोस्त उसको कहा जा रहा है? क्योंकि वो डीप तक मिट्टी से क्या करते हैं, अंदर वो चले जाते हैं, वहाँ जाके उसको ह्यूमस देते हैं, ह्यूमस उसको प्रदान करते हैं। इसीलिए हम केंचुओं को क्या कह रहे हैं, उसका फार्मर कर रहे हैं। ठीक है। और जिस रास्ते से होकर वो जाते हैं तो वो करता क्या है कि पहले तो वो मिट्टी खाता है, और मिट्टी खाने के बाद जो वो खुद का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है ना, फिर उसका वो क्या करता है, वो बहुत ही फसल के लिए वो मैन्योर टाइप का यानी एक तरह का खाद टाइप का वो बनाता है, उसके लिए काम आ जाता है। और दूसरा कि जब वो अर्थवर्म जिस रास्ते से जाता है वहाँ अपना एक होल टाइप का बनाते हुए जाता है, जिससे क्या होता है कि जो किसी भी क्रॉप्स का जो रूट्स होता है उसको आसानी से न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और ऑक्सीजन भी वहाँ तक पहुँच पाता है, जिससे अच्छी ग्रोथ होती है। इसलिए हम किसानों का दोस्त कहते हैं केंचुओं को। ठीक है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिर मिट्टी को पलटने की या लूज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस, यानी आप क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे डैट सोयल कंटेन्स मिनरल्स, है ना। आपने ये पहले ही क्लास 7 में जरूरी पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अगर पढ़े होंगे कि जो मिट्टी में क्या क्या होता है, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही सब तो होता है, यही सब पढ़ा था ना अपने क्लास 7 में। इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज बाय सोयल ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि जितने भी डेड जो प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं, अब इनको डिकम्पोज कौन करता है, तो ये जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, माइक्रोब्स होते हैं, ये डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज करने के बाद क्या होता है कि ये मिट्टी में मिल जाता है। अब मिट्टी में मिलने के बाद ये तो हर जगह तो होगा नहीं, तो फिर इससे क्या करना होता है कि हमें हल से उसको फिर उसको उलटना पलटना पड़ता है। ठीक है। In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil। अब इससे क्या होता है कि जो भी उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकला, यानी जो डेड प्लांट या एनिमल्स हुए, उनका जो न्यूट्रिएंट्स हुआ वो मिट्टी में दोबारा जाके मिल जाता है। These nutrients are again absorbed by a plant। अब इससे क्या होता है कि दोबारा प्लांट क्या करता है कि उसका न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेता है। Since only a few centimeters of the top layer of the soil support plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients। कहने का मतलब कि अगर हम उसको अगर क्या करें कि अच्छे से अगर लूज करें, अगर मिट्टी को हम अच्छे से लूज करें तो आसानी से कोई भी अगर सीड है उसका रूट आसानी से नीचे तक चला जाता है ना, और उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और उसको न्यूट्रिशन सफिशिएंट मिल पाता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। यानी मिट्टी को उलटना पलटना या मिट्टी को भुरभुरा बनाना या उसको नरम सॉफ्ट बनाना, ये बहुत ही कल्टीवेशन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, मुख्य होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, है ना, मिट्टी को लूज करना, ये जो प्रोसेस होता है या जो प्रक्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, टीलिंग या प्लॉइंग कहते हैं। समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टेलिंग और प्लॉइंग, तो आप क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड
टीलिंग और प्लोइंग। ओके, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। अब ये होता किसके मदद से है, तो ये हल के हेल्प से होता है। ठीक है, हल आपने देखा है प्लग, ये देखिए आपको यहाँ पे एक किसान चलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए इसी को हम हल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लो आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन, यानी जो ये हल होता है ये लकड़ी या लोहे का बना हो सकता है। इफ़ द सोइल इज वेरी ड्राई, मान लीजिए कि कहीं का मिट्टी जो है, जो खेत है वो काफ़ी ज़्यादा सूखा है, तो अब क्या करना होगा, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लोइंग, यानी अब हल चलाने से पहले, है ना, किसान को क्या सोचना चाहिए कि अब मिट्टी जो है काफ़ी सख्त हो गया, तो हल चलाने से पहले उसमें क्या करें, पानी डाल दें, ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ा सा फूल जाए, है ना, थोड़ा और नरम हो जाए, जिससे क्या होगा, आसानी से खेती हो सकता है, यानी हल आसानी से चल सकता है। द प्लग्ड फील्ड में हैव ए बिग क्लम्प ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प। अब कहने का मतलब कि जब हम हल चला रहे हैं तो हल चलाने के क्रम में वो जो बड़े बड़े जो ढेले निकलते हैं ना, तकरीबन 6-7 या 10 इंच का कोई निकलता है, कोई कुछ मतलब छोटा भी निकल सकता है, उसको हम ढेला कहते हैं। तो बड़े बड़े जो ढेले निकलते हैं उसमें से, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक डाउन दिस क्रम्प। अब ज़रूरत क्या हो जाता है कि उस ढेले को फोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ज़रा बताइए कि अब उस ढेले को फोड़ा कैसे जाए, तो अब क्या करेंगे, क्या उसको लेबल करेंगे। ठीक है, लेबलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, यानी उसमें पटवन से पहले या सोइंग करने से पहले, यानी उसमें सीड डालने से पहले हमको क्या करना चाहिए कि जो बड़े बड़े जो ढेले निकले ना, उसको हम एक लेवल में करना होगा, यानी उसको थोड़ा छोटे छोटे पीसों में तोड़ना होगा, लेवल में करना होगा। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अब ये किससे होता है, तो ये लेवलर के मदद से होता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या होता है ना कि खेत को जोतने से पहले ही उसमें हम मैन्योर डाल देते हैं, मतलब कहीं कोई ऐसा भी फील्ड होगा ना जिसका जो फर्टिलिटी है उसका कमज़ोर है, यानी उसका जो उपज है एक तरह से समझो कि बंजर टाइप का है, तो वहाँ हम पहले ही खाद डाल देते हैं खेत को जुताई करने से पहले ही। इससे क्या होता है, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल, है ना। इससे क्या होता है कि मिट्टी में आसानी से मैन्योर जो होता है यानी खाद जो होता है वो आसानी से मिल जाता है। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। ओके, अब यहाँ देखिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आगे का जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है इसको हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। ओके।